गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी का वेल विशर फिर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन सेट के साथ, जिसको मैं सेट बी नाम दे रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट वीडियो में अपलोड किया था उसको मैं सेट ए नाम देना चाहता था लेकिन दिया नहीं था, तो उसी के हिसाब से उसको सेट ए मान लीजिए और इसी को सेट बी के हिसाब से मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज का क्वेश्चन सेट में भी मैं बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस तो करूंगा, लेकिन जितना भी मैं क्वेश्चन देता हूँ 10-12 तो क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन उसके साथ भी मैं कुछ अलग क्वेश्चन जो कि उसका रिलेवेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करता हूँ। जैसे आप लोग हर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो उसी के हिसाब से आज भी हो सकता है कि कम क्वेश्चन हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास में है। तो उसको ध्यान में देते हुए मैं एक नया चीज़ ध्यान में रखा हूँ कि दोस्तों मैं एक नया व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूँ, आज ही करूँगा उसको। तो आप लोग अगर मेरे साथ व्हाट्सअप में जुड़ने चाहते हैं तो उसको इसके लिए आपको मेरे को हाय लिख के भेजना होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8895092634। दोस्तों ये नंबर को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को फ़ोन करके उम्मीद करूंगा कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको जो भी मेरे साथ कम्युनिकेट करना होगा आप उसी व्हाट्सअप नंबर में हाय करके लिख दीजिए। आपका नंबर को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और इसी ग्रुप में आप और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा एग्ज़ाम रिलेटेड, हमारा सिलेबस से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है मैं उसी को ग्रुप में जितना मेरे पास है मैं उसमें छोड़ दूंगा। आप चाहेंगे तो उसको असेस कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम के लिए भी और बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप आज से क्रिएट करने जा रहा हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप का नाम क्या दूंगा अभी तक सोचा नहीं हूँ, आप मेरे को हाय करके लिख दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और उस ग्रुप को आप लोग सिर्फ एक स्टडी प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूज करेंगे, ये मेरा उम्मीद है आप लोगों से। दोबारा मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को बोल दे रहा हूँ 8895092634। दोस्तों जैसे मैं पहले भी बताया कि ये नंबर को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको सिर्फ आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए ही यूज करूँगा। और इस ग्रुप में आप अननेसेसरी कॉल करके मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं ये उम्मीद करूँगा। सिर्फ स्टडी रिलेटेड जितना भी डिस्कशन होगा ग्रुप में आप मैसेज करके भेजिए, क्योंकि आप अगर पर्सनली मेरे से बात करेंगे हो सकता है मैं कुछ गलत बताऊँगा या फिर आपको ज़्यादा डिटेल में जितना नहीं मिलेगा। ग्रुप में अगर आप भेजेंगे उस मैसेज को तो जितना भी हम लोग मेंबर्स रहेंगे उस ग्रुप में सभी अपना व्यू बता पाएंगे, तो कोई भी चीज़ को हमको क्रिस्टल क्लियर होगा। और इसी के साथ मेरा और एक भी कंसेप्ट है, ये तो हो गया सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के बाद में भी डिफरेंट जो टॉपिक है, क्योंकि माइनिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है, हम किसी एक टॉपिक पे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ माइनिंग लेजिस्लेशन के हिसाब से ही चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। अभी तक जितना भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ सिर्फ माइनिंग लेजिस्लेशन के लिए। आगे मैं प्लान किया हूँ कि विनिंग वर्किंग और हमारा जो सर्वे और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है माइनिंग का, सभी के ऊपर सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसी टाइम आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें जितना भी सब्जेक्टिव मैटर्स को होगा वीडियो के रूप में तो अपलोड करूँगा ही, लेकिन जिस दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका ठीक 10 दिन बाद उसका PDF मटेरियल भी मैं कोशिश करूँगा ग्रुप में भेजने के लिए। ग्रुप में मैं सब्जेक्टिव मैटर्स को इसलिए भेजना नहीं चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोग एक ह्यूमन बिहेवियर देखे होंगे, कोई भी व्हाट्सअप आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे PDF फाइल या हो सकता है या फिर PPT उसमें आता है, फोटोज आता है, लेकिन हम लोग सिर्फ उसी को चुन के देखते हैं जो लगता है कि हाँ इसी टाइम दिखना चाहिए, बाकी चीज़ मोबाइल में पड़ा रहता है, हम लोग देखते नहीं हैं। तो उससे बेहतर है कि वीडियो फॉर्म में अगर देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा और हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हम ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं उस ग्रुप से कोशिश करेंगे, और आगे अगर नहीं चला उस ग्रुप तो फिर आगे सोचेंगे उसके बारे में क्या करना है। ओके, तो ये मेरा कंसेप्ट है
और मेरा मेन फोकस है कि हम सभी लोग बेनिफिटेड हो उस ग्रुप से, उसका कंटेंट से, उसी के हिसाब से हम ग्रुप को यूज करेंगे। क्योंकि बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप माइनिंग का भी है, जिसमें मैं देखा हूँ आज ए मेंबर कि पहला कुछ दिन तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस होता है, लेकिन बाद में वो एक फिर फॉरम हो जाता है कि एक जैसे इंडिविजुअल कोई आदमी का मतलब पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं, अननेसेसरी इधर उधर का पॉलिटिकल चीज़ें, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब चीज़ अननेसेसरी है, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो स्टडी बेस्ड है और स्टडी मटेरियल ही उसमें रहना चाहिए, स्टडी रिलेटेड चीज़ों ही डिस्कशन होना चाहिए, इसीलिए उस ग्रुप को हम लोग स्टडी प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का वीडियो, एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज डैश। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है? असेसमेंट ऑफ एयर कंडीशन इन द केबिन, neat and cleanliness of working place, safe and effective pose and posture for doing the work, none of these। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि एर्गोनॉमिक्स एक साइंस है which deals with safe and effective pose and posture for doing the work। कंफर्ट भी होना चाहिए। इसमें जो सेफ लिखा गया है एग्जैक्टली उसका जो सेफ्टी का जो मीनिंग है वो मीनिंग एर्गोनॉमिक्स के लिए सही नहीं बैठता है। उस सेफ का मतलब कंफर्टेबल वे में उसको लेना हमको पड़ेगा, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स डील्स विथ कंफर्ट, बहुत स्पेशली कंफर्ट के ऊपर ही वो बेस करता है। लेकिन कंफर्ट भी एक टाइप का सेफ्टी का पार्ट है, इसलिए सेफ लिखा गया है। लेकिन उसका सेफ का मीनिंग हम लोग जो ओवरऑली सेफ्टी को जिस रूप से देखते हैं उसका मीनिंग वही नहीं है, सिर्फ कंफर्ट के ऊपर ही बेस्ड है एर्गोनॉमिक्स का बेसिक। तो इसीलिए इसका सही आंसर है सेफ एंड इफेक्टिव पोज एंड पोस्चर फॉर डूइंग द वर्क। लेकिन अगर इसका अलग और एक क्वेश्चन भी आता है कि एर्गोनॉमिक्स डील्स विथ, एर्गोनॉमिक्स किसको डील करता है, तो इसका सही आंसर होगा कंफर्ट। एर्गोनॉमिक्स सिर्फ कंफर्ट के ऊपर ही डील करता है। अगर सेफ्टी एंड कंफर्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सेफ्टी एक, मान लीजिए सेफ्टी एक ओवरऑली एक वास्ट चीज़ है, उसी का अंदर एक कंफर्ट एक छोटा पार्ट है उसका, और उसी पार्ट को ही ज़्यादा डिटेलिंग करता है एर्गोनॉमिक्स। तो इसीलिए अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया कि एर्गोनॉमिक्स डील्स विथ सेफ्टी और दूसरे भी ऑप्शन दिया होगा कंफर्ट होगा, उसका सही आंसर होगा कंफर्ट। ये सेफ्टी को डील्स नहीं करता है एर्गोनॉमिक्स। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आपका दिख रहा है उसका सही आंसर होगा सेफ एंड इफेक्टिव पोज। इफेक्टिव तो सही होगा, क्योंकि इफेक्टिवली अगर आप लोग काम करने के लिए जहाँ बैठेंगे, एर्गोनॉमिक्स आप जानते हैं कि जैसे ऑपरेटर्स केबिन में जो सीट रहता है वो एर्गोनॉमिकली सही होना चाहिए। एर्गोनॉमिकली सही होना चाहिए यानी कि ऑपरेटर को सही कंफर्ट देना चाहिए, और उस पोस्चर में बैठ के ऑपरेटर सही ढंग से अगर काम कर पा रहा है तो उसको वो एर्गोनॉमिकली सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कंफर्ट भी मिल रहा है और इफेक्टिवली वो ऑपरेटर काम भी कर पा रहा है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आया कि एर्गोनॉमिक डील्स विथ, तो आंसर होगा कंफर्ट, और एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज तो सेफ एंड इफेक्टिव पोज एंड पोस्चर फॉर डूइंग द वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज डैश। आई विन यू लूज, नो विनर नो लूजर, आई विन यू लूज, आई लूज यू विन। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जैसे क्वेश्चन समझ के ही पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये माइंड मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, और माइंड मैनेजमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक पार्ट है उसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल का ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आपको जस्ट एक ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पहले तो समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिफरेंस इन द ओपिनियन इन बिटवीन टू और मोर पार्टीज और ग्रुप्स। कुछ लोग समझ लेते हैं, पहले मैं जब
थोड़ा मतलब 6-7 साल पहले जब ट्रेनिंग में था तो उस टाइम में मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया गया था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक पीपीटी बनाने के लिए। हमारा एक कंपटीशन हो रहा था ग्रुप वाइज। तो जो मेरा ग्रुप में भी सभी इंडिविजुअल का अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने का दिया गया था। तो मेरा पार्ट में आया था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो उस टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड सुन के डिक्शनरी देख के जितना मेरे को समझ में आया था, आज मैं उसको अगर एनालिसिस करता हूँ कि उस टाइम में मैं सही ढंग से समझा नहीं था चीज़ों को, फिर भी मेरा प्रेजेंटेशन बेस्ट हुआ था। इसके लिए अच्छा मेरे को मिला था, क्या बोलते हैं, बधाई भी मिला था। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ऊपर जो मैं वीडियो बनाया था उस टाइम में, उसी समय से मेरे को डाउट जो था मेरा मन में, बाद में धीरे धीरे क्लियर हो गया। मैं पहले सोचता था कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक दूसरे के बीच में जो होता है ना झगड़ा टाइप का, वही मैं सोचता था। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग झगड़ा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिफरेंस इन ओपिनियन, यानी कि आप कुछ बोल रहे हैं और दूसरा आदमी या दूसरा पार्टी उसको अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इन द सेंस कि वो दूसरा ओपिनियन दे रहा है कोई भी टॉपिक के ऊपर, वो हो गया कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि झगड़ा हुआ, झगड़ा तो अलग चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि एक आदमी या एक पार्टी का जो ओपिनियन है उसी से दूसरा आदमी का ओपिनियन डिफरेंट है, वो अलग सोचता है इसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एक आदमी का जो ओपिनियन है, दूसरा आदमी का अगर दूसरा ओपिनियन होगा तो इसका मतलब है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट का सही मतलब हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिफरेंस इन द ओपिनियन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज और ग्रुप्स, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को, डिफरेंस इन ओपिनियन को हमको समझौता करना है, यानी कि मामला को ठीक करना है। कैसे दोनों के बीच में जो डिफरेंस इन ओपिनियन है, उस दोनों का डिफरेंस इन ओपिनियन को हटा के एक अडॉप्टिंग स्टेज में लाना है। अडॉप्टिंग स्टेज इसीलिए बोलता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि समाधान करना। जैसे हम लोग प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं ना, कि मान लीजिए जो झगड़ा का केस में क्या होता है, सल्यूशन होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का केस में सल्यूशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए एक पार्टी कुछ चीज़ बोल रहा है, दूसरा पार्टी कुछ अलग ओपिनियन दे रहा है, तो उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट को मिनिमाइज करके पॉजिटिव एस्पेक्ट को इंक्रीज करना। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल के तरफ बता रहा हूँ। मान लीजिए एक पिकनिक करना है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो पिकनिक के बारे में बोलने से आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए एक पिकनिक का प्लान कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए 8 आदमी का एक आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें से 4 आदमी आप बोल रहे हैं कि प्लेस ए में पिकनिक करने के लिए, और 4 आदमी बोल रहे हैं कि नहीं प्लेस ए अच्छा नहीं है, उसमें ये होता है, वो प्रॉब्लम होता है, इसमें अच्छा नहीं है, प्लेस बी को चलते हैं। यानी कि आपका ओपिनियन में डिफरेंस आ गया, लेकिन आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आपका ओपिनियन में डिफरेंस है। इसको बोलता है कॉन्फ्लिक्ट। अभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का करना का ये मतलब नहीं है कि जो ग्रुप प्लेस ए को चुन रहे हैं उनको डोमिनेट करके नहीं, पार्ट बी प्लेस बी जितना लोग चुन रहे हैं उनको ही बढ़ावा देके उनका प्लेस को फिक्स करना, ये समाधान नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि दोनों ग्रुप को आपस में बिठा के प्लेस ए का क्या खासियत है, उसमें पिकनिक करने से क्या अच्छा रहेगा और उसमें पिकनिक करने से क्या बुरा रहेगा, ये सब चीज़ एनालिसिस करेंगे। उसी तरह प्लेस बी में क्या खासियत है, उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसमें पिकनिक करेंगे तो क्या अच्छा रहेगा, और उसमें पिकनिक करेंगे तो क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब के बारे में दोनों को बिठा के, दोनों का मतलब माइंड में सब कुछ अच्छे से बैठाना है कि वो भी समझ जाए कि एक्चुअली इसमें करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या अच्छा ही मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, और फिर क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसमें करने से क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो भी समझ जाएगा, ये भी समझ जाएगा। लास्ट में इकट्ठा एक डिसीजन में फाइनल करेंगे, प्लेस ए में करेंगे या प्लेस बी में करेंगे, कहाँ करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो किसी को डोमिनेट करके नहीं,
उसका उसमें करने से क्या किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, दोनों को समझौता से जो करते हैं, जो फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये झगड़ा का समाधान करना अलग चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग कम करें। मान लीजिए दोनों के बीच में फिर मतभेद से थोड़ा होने से अग्रेसिव भी लोग हो जाते हैं, तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करके हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ज़्यादा करें। जैसे कि जो हम लोग डिसीजन लेंगे उसमें ज़्यादातर लोग सहमत हो पा रहे हैं, उस स्टेज में लाना को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डिफरेंस इन द ओपिनियन इन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स और पार्टीज। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट while इंक्रीजिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को करने के लिए 5 तो स्टाइल है। क्या क्या? कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्पीटिंग, अवॉइडिंग, ये सब चीज़ है। ये सब समाधान नहीं, सॉल्यूशन का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का बात कर रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आपको झगड़ा का समाधान और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या बोला? 5 स्टाइल है। कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्पीटिंग, अवॉइडिंग। कोलैबोरेटिंग का मतलब आई विन यू विन, यानी कि हम दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, मैं कुछ अलग सोच रहा था इस टॉपिक पे के बारे में, आप कुछ अलग सोच रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन में आएंगे कि मैं क्यों सही हूँ, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। यानी कि आप भी मेरे से समझ में आएंगे, मतलब मेरे बात को समझेंगे कि हाँ वो उसका जगह ठीक है, वो तो जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है, वो अपना जगह पे सही है। अगर ये चीज़ दूसरा पार्टी समझ जाता है और फिर जो पहला पार्टी वो भी समझ जाता है कि नहीं ना, वो भी जो बोला है सही है, लेकिन वो अपना जगह सही है। यानी कि मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है, आप भी सही है। यानी कि मैं भी जीता, आप भी जीता, वो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिंग। सेकेंड चीज़ क्या है? कंप्रोमाइजिंग। कंप्रोमाइजिंग मतलब आप बैंड हो जाएंगे और दूसरे को कंप्रोमाइजिंग का मतलब मैं बैंड हो जाएगा और आप भी बैंड हो जाएंगे। यानी कि जो मैं बोला था मैं सही हूँ, आप बोल रहे थे आप सही है, अभी हम जो लोगों के बीच में ऐसा डिस्कशन होगा, लास्ट में मैं भी समझ जाऊँगा नहीं 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 नहीं, मैं जो बोल रहा था सही तो था, लेकिन इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी यही है। थोड़ा मैं भी थोड़ा जो अग्रेसिव हो रहा था, मैं भी बैंड हो जाऊँगा, और आप भी जो बोल रहे थे कि नहीं, आप जो बोल रहे थे सही थे, आप भी समझ जाएंगे नहीं आप तो सही थे, लेकिन आपका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, यानी कि आप भी थोड़ा बैंड हो गए। यानी कि आई बैंड यू बैंड, दोनों अगर बैंड हो जाएंगे तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो कोलैबोरेटिंग हो गया आई विन यू विन, मैं भी जीता आप भी जीते। कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब यू बैंड आई बैंड, आप भी थोड़ा दब गए मैं भी थोड़ा दब गया। तीसरा आ गया अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग मतलब नहीं नहीं भैया आप जीते, मतलब जो दूसरा पार्टी बोल रहा था वो अपना जो राय को प्रूव करने में सक्सेस हो गया, वो आपको अच्छे से समझा दिया कि वो क्यों सही बोल रहा था, और मैं जो बोल रहा था मैं क्यों गलत था, वो मेरे को जो समझा देगा तो आप समझेंगे नहीं 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 ठीक 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 भाई, आप जो बोले थे सही बोले थे, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था। यानी कि आप जीते और मैं हारा, लेकिन हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया। इसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग। कोलैबोरेटिंग सबसे पहले मैं बोला आई विन यू विन, मैं भी जीता आप भी जीते। कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब यू बैंड आई बैंड। अकोमोडेटिंग मतलब आई लूज यू विन, समझ गए ना मेरे बात। कॉम्पीटिंग मतलब मैं जीता आप हारे, ये उसको बोलते हैं कॉम्पीटिंग। कॉम्पीट कर रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं ही सही हूँ, क्यों सही हूँ इसीलिए सही हूँ, आप जो बोल रहे थे गलत थे। ये अगर इस नेचर से भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पीटिंग। ये सब लीडरशिप का भी एक क्वालिटी है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सबके द्वारा नहीं होता है, और होता भी है तो डिफरेंट स्टाइल से होता है। तो क्या क्या स्टाइल है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो 5वां आ गया अवॉइडिंग। अवॉइडिंग मतलब छोड़िए यार, इसको ऊपर नहीं बात करते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा माथापच्ची करके कुछ मतलब नहीं, तो डिस्कशन को और आगे नहीं बढ़ा के हम हट जाते हैं। इसमें कोई भी नहीं जीतता है, कोई भी नहीं हारता है, नो विनर नो लूजर। ये हो गया 5 स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। समझ में आया? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या है 5 स्टाइल? कोलैबोरेटिंग,
कॉम्प्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्पीटिंग, अवॉइडिंग। कोलाबोरेटिंग मतलब आई विन यू विन, हम भी जीता तुम भी जीता। कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब यू बेंड आई बेंड। अकोमोडेटिंग मतलब आई लूज यू विन। कॉम्पीटिंग मतलब आई विन यू लूज। अवॉइडिंग मतलब नो विनर नो लूजर। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बोल रहा है अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है, आई लूज यू विन। ओके, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पर 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वर्क। 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के हिसाब से कोल्ड वर्क का मीनिंग क्या है। कोल्ड वर्क एनी वर्क आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजर, मैनेजर को द्वारा जो काम को आइडेंटिफाई किया जाता है करने के लिए उसको बोला जाता है कोल्ड वर्क। ऑप्शन बी, एनी वर्क डॉन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर में जो काम किया जाता है माइंस में उसको बोलते हैं कोल्ड वर्क। एनी वर्क विच इज अनसेफ इन नेचर, कोई भी वर्क जो कि अनसेफ इन नेचर, जिसमें से एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी रहता है, उसी को बोलता है कोल्ड वर्क। एनी वर्क विच इज नॉन रूटीन इन नेचर सो आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा कोई भी काम जो कि नॉन रूटीन इन नेचर के हिसाब से माना जाता है या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है उसको बोलते हैं कोल्ड वर्क। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है, एनी वर्क व्हिच इज नॉन रूटीन इन नेचर सो आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजर, यानी कि मैनेजर के द्वारा जो काम को नॉन रूटीन इन नेचर के हिसाब से, नॉन रूटीन इन नेचर के हिसाब से मतलब जो काम की रेगुलरली नहीं होता है, वो कभी कभी कोई 10 साल या 15 साल कुछ भी हो सकता है जो मैनेजर को सही लगे, जो रेगुलर इन नेचर नहीं होता है वो कभी कभी होता है, उस चीज़ों में एक्सीडेंट होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जो रेगुलर काम होता है उसमें जो पर्सन्स जो एम्प्लॉई एंगेज रहते हैं उनको उस काम का आदत रहता है, उसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या अनसेफ एक्ट हो सकता है, क्या अनसेफ कंडीशन हो सकता है, उसमें क्या खतरा हो सकता है, उसमें हज़ार्ड क्या क्या है, उस सभी के बारे में उनको काम करते करते उस सब का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसमें एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी कम रहता है। लेकिन जो नॉन रूटीन इन नेचर रहता है, नॉन रूटीन यानी कि जो कभी कभार होता है, उसके उस काम को करने का जो एक्सपीरियंस ज़्यादातर नहीं रहता है, तो हम सोचते हैं कुछ, कभी कभी हो जाता है कुछ, तो उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसी के लिए जो नॉन रूटीन इन नेचर का काम होता है, जो आइडेंटिफाइड द मैनेजर, उस सभी को 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के हिसाब से कोल्ड वर्क का नाम दिया गया है। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट डू यू मीन बाय सोमा, सोमा का मतलब क्या है। सोमा मतलब स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स फॉर मैनेजिंग एक्सीडेंट्स, सर्वे ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर माइन एक्सीडेंट्स, सर्वे ऑफ माइन एक्सीडेंट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वे ऑफ माइन एक्सीडेंट्स। माइन में जितना भी एक्सीडेंट हुए होंगे उस सभी का सर्वे करके उसका रीजन क्या है, क्यों हुआ, उसको कैसे, उसके लिए क्या रिमेडियल मेजर्स लिया जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है, ये सब करते हैं ना, ये सब सर्वे ऑफ माइन एक्सीडेंट्स यानी कि सोमा। तो सोमा को अब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ माइन एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अभी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किए, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसी के बारे में डिस्कस किए। और उसमें एक चीज़ हम लोग जाने कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का 5 स्टाइल है, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्पीटिंग एंड अवॉइडिंग। उसी तरह इनमें से कौन सा मैकेनिज्म कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज्म नहीं है। वो तो था 5 स्टाइल, जो कोलैबोरेटिंग कॉम्प्रोमाइजिंग वाला 5 है, वो सब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। उसका मैकेनिज्म भी 5 है। मैकेनिज्म यानी कि क्या क्या प्रोसेस से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है। तो उसका 5 मैकेनिज्म क्या है, कॉन्सिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, मोटिवेशन। ये है 5 मैकेनिज्म। कॉन्सिलेशन मतलब क्या है, कॉन्सिलेशन मतलब जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर रहते हैं, जैसे हम लोग का HR डिपार्टमेंट रहता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, कोई इसको पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो पर्सनल डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, अगर एम्प्लॉय के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उन दोनों को बुला के उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, किस चीज़ को लेकर उनको बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन दोनों को बुलाते हैं, दोनों का बात सुनते हैं, फिर एक फाइनल डिसीजन लेते हैं दोनों को समझा के।
वो हो गया। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है कंसिलेशन। सेकंड है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जब कुछ बड़ा बड़ा पार्टी के जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इशू हुआ, कुछ पेमेंट से लेकर हो या फिर वर्क ऑर्डर से लेके हो, कुछ भी इशू हुआ तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा जाता है। एक कमिटी बनाए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब एक कमिटी बनाया जाता है। कमिटी सारे डिटेल्स को लेता है, अच्छे से उसका ऊपर रिसर्च करता है कि क्या क्या इशू हो सकता है, फिर पार्टी को बुला के उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है। ये कमिटी एक इसीलिए बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये एक मैकेनिज्म है। तो पहला क्या था, कंसिलेशन, जो कि कंसिलेशन ऑफिसर करता है। फिर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कि एक कमिटी करता है। ये हो गया दो मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब कोई भी अगर पार्टी के बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिस्प्यूट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट हुआ, तो एक थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व रहता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके एक आर्बिट्रेटर के एक अपॉइंटमेंट होते हैं, जो कि ये दोनों का इशू को अच्छे तरीके से रिसर्च करके फिर एक डिसीजन सुनाता है। आप अगर इसमें दोनों एग्री है तो आप ये किया जाएगा। फिर दोनों के बीच में एक समझौता टाइप का करता है। एक आर्बिट्रेटर इसके लिए एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट के साइड से। तो ये जो प्रोसेस है ये हो गया आर्बिट्रेशन। चौथा है क्या, आर्जुडिकेशन। आर्जुडिकेशन मतलब जो जितना कोर्ट है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है इसको बोलते हैं आर्जुडिकेशन। पांचवा क्या है, मोटिवेशन, जो कि एक बहुत ही यूज होने वाला, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक जो प्रोसेस मैकेनिज्म है, मोटिवेशन। यानी कि पार्टी को मोटिवेट करके कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर आपका नया टेंडर नहीं मिलेगा, आप थोड़ा समझ जाइए, ये करके मोटिवेट करके जो पार्टी को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। ये हो गया पांचवा मैकेनिज्म। तो 5 मैकेनिज्म कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का क्या हुआ, कंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन, आर्जुडिकेशन, फाइनली मोटिवेशन। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मैकेनिज्म। यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म, यानी कि नॉन ऑफ दीजिएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये सभी मैकेनिज्म है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल हजार्ड इन हीरा। हम लोग हीरा करते हैं ना, हीरा मतलब क्या है, आजकल तो इसका नाम चेंज हो गया है, हीराक हो गया है। हीरा का फुल फॉर्म क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। और हीराक जो हो गया है HIRAC, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल। तो हीराक जब करते हैं तो प्रिंसिपल हजार्ड एक टर्म यूज होता है। प्रिंसिपल हजार्ड का मतलब क्या है, पोटेंशियल टू कॉज सीरियस बॉडीली इंजुरी, पोटेंशियल टू कॉज मल्टीपल फैटालिटीज, हजार्ड आइडेंटिफाइड इन ब्लास्टिंग ऑपरेशंस, हजार्ड आइडेंटिफाइड बाय मैनेजर ऑफ द माइन, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेंशियल टू कॉज मल्टीपल फैटालिटीज। मल्टीपल फैटालिटीज होने का जिसमें चांस है, जिस हजार्ड के वजह से, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल हजार्ड। हम एक शायद लास्ट वीडियो में मैं हीरा के बारे में डिटेल में बताया कि हजार्ड क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वाला मेरा एक वीडियो था ना, आप अगर उसको देखेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा कि हीरा क्या है, कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपोजर क्या है, रिस्क स्कोर क्या है, सब डिटेल में बताया गया है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया मेरा चैनल को विजिट कीजिए, और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिलेटेड एक लंबा वीडियो उसमें अपलोड हुआ है, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो हीरा करने के बाद जिस हजार्ड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उस जिस हजार्ड में मल्टीपल फैटालिटी होने का प्रोबेबिलिटी रहता है, उस हजार्ड्स को प्रिंसिपल हजार्ड बोला जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा पोटेंशियल टू कॉज मल्टीपल फैटालिटीज, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in calculating cost of food drink in canteen which of the following cost is considered। कैंटीन में खाना खाने के लिए कुछ कॉस्ट हमको लगता है ना, मिनिमम कॉस्ट होता है, लेकिन लगता है कॉस्ट, तो
कैंटीन का जो फूड का कॉस्ट कैलकुलेशन में किस कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है? कॉस्ट ऑफ यूटेंसिल, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर्स, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल, नॉन ऑफ दिच। इसका सही आंसर क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल। कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल का कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। किसका नहीं कंसीडर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ यूटेंसिल। जितना यूटेंसिल यूज होगा कैंटीन में उसका कॉस्ट को फूड का जो कॉस्ट के साथ नहीं जुड़ा जाएगा, मतलब यानी कि उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो अलग है, वो मैनेजमेंट सप्लाई करेगा। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर रहता है ना, खाने का जो डाइनिंग टेबल हो गया, बाकी जितना टेबल चेयर उसमें पड़ा होगा, सबका कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है फूड का कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ फ्यूल को, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज ऑफ द जो लोग काम करते हैं, जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो मतलब कैंटीन में जो लोग एम्प्लॉयड है, उनका जो खाना जो बनाते हैं, जो परोसते हैं, ये सब उनका जो सैलरी है उसको भी ऐड नहीं किया जाता है। ऐड किसको किया जाता है? सिर्फ वेजिटेबल्स का। जितना जो रॉ मटेरियल जो यूज होगा खाना बनाने के लिए या ड्रिंक्स के लिए, उसका कॉस्ट को सिर्फ इंक्लूड किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल। ओके। रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग मदर आर मेंटेन इन व्हिच फॉर्म? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन क्रेच का है। क्रेच रूल 1966 पढ़े हैं ना। क्रेच रूल में फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी क्या है? फॉर्म ए में रहता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द चाइल्ड, जो क्रेच में जो चाइल्ड रहते हैं उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन वंस इन ए मंथ जो होता है, उसका डिटेल्स फॉर्म ए में मेंटेन किया जाता है। फॉर्म बी में मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग मदर, जो कि वंस इन 2 मंथ, हर 2 महीना में एक बार नर्सिंग मदर का मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका पीएमई होता है और उसका रिकॉर्ड फॉर्म बी में मेंटेन किया जाता है। फॉर्म सी में क्या मेंटेन किया जाता है? पर्टिकुलर्स ऑफ चाइल्ड, जो क्रेच में जो चाइल्ड रहते हैं, जो फीमेल एम्प्लॉय का चाइल्ड लोग के लिए तो बनाया गया है ना क्रेच, तो उसमें जो चाइल्ड रहते हैं उनका पर्टिकुलर्स, उनका नेम, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब फॉर्म सी में मेंटेन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग मदर फॉर्म बी में है। ओके, तो फॉर्म बी इज द राइट आंसर। What is the permissible limit of peak particle velocity at the foundation level of industrial building not belonging to the owner having dominant excitation frequency 20 Hz? 10 mm per second, 15 mm per second, 20 mm per second, 25 mm per second। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ब्लास्टिंग में हम लोग जो ब्लास्टिंग करते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है? नॉइज है, ग्राउंड वाइब्रेशन है, डस्ट है, ये सब उसका फिर नॉक्सियस गैस निकलना, ये सब उसका एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट मतलब क्या? मतलब ब्लास्टिंग होने से जो मतलब उसका जो होने के बाद क्या क्या निकलता है, कि किस किस से हमको प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसी के हिसाब से ग्राउंड वाइब्रेशन एक एडवर्स इफेक्ट है। ग्राउंड वाइब्रेशन को हम तो टोटली मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड में एक परमिसिबल लिमिट फिक्स किया गया है। परमिसिबल लिमिट किसके हिसाब से किया गया है, उसके लिए एक टेबल है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। उस टेबल को देखने के बाद फिर इसका आंसर देंगे। ओके, देखिए ये टेबल परमिसिबल पीक पार्टिकल वेलोसिटी, उसको पीपी बोला जाता है और mm पर सेकेंड में रहता है। DGMS टेक्निकल सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 1997 का है ये। इसमें देखिए एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला देखिए, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ये डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है। ये कहाँ हो गया? हाँ, ये डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखिए 3 कलम है, एक लेस देन 8 हर्ट्ज, 8 to 25 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 25 हर्ट्ज, ये 3 कलम है। और इस कलम में देखिए 2 पार्ट है, एक ए एंड बी। ए में क्या है? बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, जो ऑनर का प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए माइंस के आसपास कुछ विलेजेस है, विलेजेस रह रहे हैं, या फिर उनका कुछ खेती बाड़ी है, उसका बिल्डिंग है जो कि ऑनर का नहीं है, माइंस का ऑनर का नहीं है। और जो पार्ट बी में बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू ऑनर विथ लिमिटेड स्पान ऑफ लाइफ, यानी कि जितना टाइम तक लीज मिला है उतना दिन के लिए ये प्रॉपर्टी ऑनर का है,
ये पूरा लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता, ये लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। जितना दिन के लिए लीज ग्रांटेड हुआ है उतना दिन के लिए ये प्रॉपर्टी किसका है, ओनर का है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहले ये टेबल को कैसे देखते हैं समझ लीजिए, फिर आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, मैं सिर्फ अगर आंसर दे दूंगा फिर उस रिलेटेड और एक क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसका 3 कलम है, जो डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ये वाला देखिए, इसका 3 कलम है। एक ग्रेटर लेस देन 8 हर्ट्ज, एक 8 to 25 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 25 हर्ट्ज। और इस साइड में लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है, बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर और बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर बिलोंगिंग टू द ओनर विथ लिमिटेड स्पान ऑफ टाइम। इसमें से देखिए इसका 3 पार्ट है। डोमेस्टिक हाउसेस मतलब जो आदमी खुद रहते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए नहीं हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए मान लीजिए कुछ प्राइवेट मिल है, कुछ या फिर दूसरा माइंस का कुछ बिल्डिंग है, ये सब का, जो कि ऑनर का नहीं है लेकिन वो डोमेस्टिक नहीं है। डोमेस्टिक मतलब जो आदमी का रहने के लिए यूज होता है। ओके, ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कुछ मंदिर टेम्पल्स वगैरह है, मस्जिद है, चर्च है, जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जिसके, या फिर कुछ स्टैच्यू है, इस टाइप का जो मेटेरियल, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर, ये 3 पार्ट हो गया। और जो बिलोंगिंग का और बिलोंगिंग टू ऑनर्स का मतलब डोमेस्टिक मतलब जो कॉलोनी प्रीमाइसेस है, ये सब ऑनर का बिलोंगिंगनेस है, ऑनर्स का प्रॉपर्टी है। जो कॉलोनी है कंपनी का, वो सब डोमेस्टिक हाउसेस हो गया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यानी कि ऑफिस वगैरह है जितना, या फिर दूसरा कुछ प्लांट ईटीपी एसटीपी, या फिर जो कि मतलब डोमेस्टिक पर्पज को छोड़ के बाकी जो चीज़ जो कि ऑनर का है, ये एक कैटेगरी हो गया। तो ये जो ए का जो 3 पार्ट हो गया, ये नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर, और जो बी में है जो बिलोंगिंग टू द ऑनर फॉर लिमिटेड स्पान ऑफ टाइम। तो ये 2 पार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, फिर आंसर ढूंढेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, पीपीबी कि परमिसिबल पीपीबी कितना है एट द फाउंडेशन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। पहले याद रखिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। देखिए एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज कहाँ आएगा, इसमें आएगा 8 to 25 के बीच में। जो 20 हर्ट्ज किसका बीच में आता है, 8 to 25 के बीच में ये 20 हर्ट्ज है। और क्या बोला, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, वो कहाँ है, यहाँ है। ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर है। तो देखिए 8 से 25 के बीच में 20 हर्ट्ज आता है, ये आ गया। जैसे हम लोग ग्राफ पेपर देखते हैं ना, उसी टाइप का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। देखिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, और डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी कितना है 20 हर्ट्ज। तो कहाँ आ गया फिगर, इसमें। तो आंसर क्या हो गया 20 हर्ट्ज। समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछता कि डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज है, मान लीजिए 35 हर्ट्ज है, डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज है, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द ऑनर होता। बिलोंगिंग टू द ऑनर मतलब इसमें आ गया बी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये बोला। और 35 कहाँ आता है, ये 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है, यानी कि इस कॉलम में, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द ऑनर इस रो में। तो जोड़ेंगे तो कहाँ आ गया, ये आ गया 50। तो आंसर हो जाएगा 50। तो इसी तरीके से हम लोग को आंसर ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये टेबल को याद रखना पड़ेगा। बहुत ईजी है। एक चीज़ लेफ्ट साइड में सोच लीजिए, पहला है नॉट बिलोंगिंग टू द ऑनर, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। सेकंड क्या है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, बिलोंगिंग टू द ऑनर। ये 5 हो गया। इसमें देखिए 8 हर्ट्ज, 8 to 25, और ये लेस देन 8 हर्ट्ज, 8 to 25, और ग्रेटर देन 25 हर्ट्ज। इस फिगर को आपको याद रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 5 10 15, 10 20 25, 2 5 10, 10 15 25, 15 25 50। ये जो कुछ फिगर है इसको आप लोग याद कर लीजिए, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों सही आंसर क्या है इसका 20, हम अभी देखे थे। तो आंसर होगा उस क्वेश्चन का 20। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरतमंद चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों, जो मैं पहले स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8895092634, उसमें आप लोग हाई करके भेज दीजिए। और
मैं आपका नंबर को मेरे ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा और आप लोग स्टडी रिलेटेड जो डिस्कशन है कर सकते हैं। और ये एक नया प्रयास है। ऐसे तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी एक मेंबर हूँ और मेरे को बहुत सीखने के लिए मिलता है, बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, जिससे मैं हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ज़्यादा सीखने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत कम जानता हूँ और इसके माध्यम से और भी कुछ जानने को मेरे को एक उम्मीद जगेगा। इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स यू एंड हैव ए गुड